नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्णा भूमि हॉस्टल के यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 10 के पहले चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने बात की थी विटामिन के बारे में, विटामिन और विटामिन कुपोषण, विटामिन एवं विटामिन कुपोषण अर्थात विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं मानव शरीर में उनके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन और प्रोटीन के कुपोषण के बारे में कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन व प्रोटीन कुपोषण। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन अपने शरीर में क्या करता है। प्रोटीन है वो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन ये शरीर में एक काम करता है, वो है टूट फूट की मरम्मत। अगर शरीर में कोई हड्डी टूट गई है या फिर कोई मांसपेशी है उसमें खिंचाव वगैरह है तो उनकी जो मरम्मत है उस मरम्मत का कार्य किसका होता है, प्रोटीन का। और दूसरा है शरीर में ये वृद्धि पदार्थ है, वृद्धि करने का काम भी किसका होता है, तो वृद्धि करने का काम भी प्रोटीन का होता है। शरीर में वृद्धि का मतलब है कि बॉडी बनाने या जो अपने ये ऐसे करते तो ये जो डोले वगैरह बनते हैं, ये डोले हैं वो किसके कारण बनते हैं, प्रोटीन के कारण। तो प्रोटीन एक वृद्धि पदार्थ है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो अपने शरीर में प्रोटीन का निर्माण है वो होता है अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्ल है, उन अमीनो अम्लों से अपने शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी और ये अमीनो अम्ल क्या है, तो ये नाइट्रोजन से बनते हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अपनी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन से। अब अगर अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन की कमी यानी कि प्रोटीन की कमी होने पर उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। कई कारणों से होती है। सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन किसके लिए होता है, तो जो किशोरा अवस्था होती है, किशोरा अवस्था में अपने शारीरिक परिवर्तन बहुत ही ज्यादा होते हैं और इन शारीरिक परिवर्तनों के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। सर्वाधिक मात्रा में किशोर अवस्था में प्रोटीन ही चाहिए और किशोर अवस्था में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शरीर की वृद्धि सही ढंग से नहीं होगी। इसके अलावा अगर बच्चों में भी प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में प्रोटीन की कमी होने से दो रोग हो जाते हैं। पहला रोग कहलाता है क्वाशियोरकर, पहला जो रोग है वो कहलाता है क्वाशियोरकर। इस रोग में क्या होगा, इस रोग में पेट है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, त्वचा है उसमें झुर्रियां पड़ जाएगी, पेट बाहर की तरफ निकल जाएगा, त्वचा है वो त्वचा में झुर्रियां पड़ जाएगी, शरीर है वो कमजोर सा हो जाएगा। कौन सी बीमारी में, क्वाशियोरकर में, जो कि बच्चों में होता है। और दूसरा है वो कहलाता है मरासमस। दूसरा क्या कहलाएगा, मरासमस। मरासमस भी बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसमें आंखें हैं वो धस जाती है, आंखें धस जाती है, शरीर कांतिहीन हो जाता है और दुबला पतला हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है, मरियल सा हो जाता है और बच्चा समय से पहले ही बूढ़े टाइप नजर आने लग जाता है। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशियोरकर रोग और दूसरा कौन सा रोग होता है, मरासमस रोग होता है। अब प्रोटीन की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि प्रोटीन के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो प्रोटीन के स्रोत हो जाएंगे दालें। दालें हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दालों के अलावा सोयाबीन, सोयाबीन भी प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगर प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत पूछा जाए तो वो कौन सा है, सोयाबीन। इसके अलावा अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज और फिर दूध, मांस, मछली, अंडे, ये तो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। दूध, मांस, मछली, अंडे, हरी सब्जियां, ये सभी के लिए क्या होता है, कॉमन। लेकिन सर्वाधिक प्रोटीन है वो किसमें पाया जाता है, सोयाबीन। तो ये हो गया प्रोटीन और प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट आ जाता है वो है खनिज और खनिज कुपोषण। अपनी बॉडी में बहुत सारे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और वो पोषक पदार्थ कौन कौन से थे, तो पहला पोषक पदार्थ था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा पोषक पदार्थ है वो है वसा। तीसरा जो पोषक पदार्थ है वो है प्रोटीन। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो है प्रोटीन कुपोषण। चौथा जो पोषक पदार्थ है वो है विटामिन।
तो विटामिन कुपोषण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और अब जो आ जाता है वो है फिफ्थ पोषक पदार्थ जो कि है खनिज। तो कौन कौन से शरीर में खनिज चाहिए और उन खनिजों की कमी से क्या होगा, खनिज व खनिज कुपोषण, खनिज व खनिज कुपोषण। वैसे तो अपने शरीर में बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मेन खनिज है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें पहला खनिज आ जाता है सोडियम। पहला खनिज कौन सा आ जाता है, सोडियम आ जाता है। इस सोडियम को Na से लिखा जाता है। सोडियम का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो ये सोडियम का प्रतीक हो जाएगा Na। सोडियम है, उसका कार्य क्या होगा अपने बॉडी में, तो सोडियम का कार्य होता है मांसपेशी संकुचन। मांसपेशियों का क्या करना, संकुचन करना, मांसपेशी संकुचन। अगर आपके हाथ है वो गर्म तवे के टच हो गया है तो हम हाथ को तुरंत ऐसे हटा लेंगे। हटाएंगे क्यों, क्योंकि हमारे हाथ की जो मांसपेशी है वो संकुचित होगी और उसके संकुचन का कार्य कौन करता है, सोडियम। इसके अलावा तंत्रिका आवेगों का संचरण, तंत्रिका आवेगों का संचरण। अब तंत्रिका आवेगों का संचरण का मतलब क्या है कि हाथ अपना गर्म तवे के टच हुआ है तो ये जो सूचना है वो मस्तिष्क तक पहुंचाएगी, संदेश के रूप में जाएगी मस्तिष्क तक, और उन संदेशों को क्या कहा जाएगा, आवेग। और अब ये संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। तो तंत्रिका आवेगों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, सोडियम। इसके अलावा शरीर के विद्युत अपघटन में, शरीर के विद्युत अपघटन में भी योगदान कौन देता है, तो वो देता है सोडियम। और एक सोडियम का और कार्य है वो है शरीर का संतुलन। सोडियम का एक और कार्य है शरीर का संतुलन बनाना। अब ये इतने सारे सोडियम के कार्य है, अगर शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो शरीर सुस्त हो जाएगा, मांसपेशियों का संकुचन सही ढंग से नहीं होगा, तंत्रिका आवेगों का संचरण सही तरीके से नहीं होगा और शरीर का संतुलन भी नहीं बढ़ पाएगा। सोडियम के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो सोडियम का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो है साधारण नमक। साधारण नमक सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत है और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। इसके अलावा मांस है, मछली है, ये भी इस सोडियम के अच्छे स्रोत हैं। सोडियम के बाद जो दूसरा आ जाता है वो है पोटेशियम। सोडियम के बाद जो दूसरा आ जाता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम को भी किससे लिखा जाता है, K से लिखा जाता है। सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम काम करता है, यानी कि पोटेशियम के कार्य क्या क्या हो जाएंगे, पोटेशियम के वही कार्य है जो किसके कार्य है, सोडियम के। पहला कार्य क्या हो जाएगा, तो पहला कार्य हो जाएगा मांसपेशी का संकुचन। दूसरा पोटेशियम का कार्य हो जाएगा तंत्रिका आवेगों का संचरण। तीसरा कार्य हो जाएगा शरीर के विद्युत अपघटन का कार्य। और चौथा कार्य क्या हो जाएगा, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाना। ये पोटेशियम के कार्य, यानी कि सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम है वो काम करता है। और पोटेशियम के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो मैंने कहा स्रोत लगभग सभी के कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, तो इसके कौन हो जाएंगे, हरी सब्जियां, इसके अलावा दूध, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे और अनाज। मछली, अंडे और अनाज, ये सभी के लिए कॉमन है। हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली। अगर आपको किसी का भी स्रोत पूछ लिया जाए, नहीं आ रहा है, बस ये ठोक दो, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सभी के लिए क्या है, कॉमन। तो पहला जो खनिज हो गया सोडियम और दूसरा खनिज कौन सा आ गया, पोटेशियम। अब जो तीसरा खनिज आ जाता है वो है कैल्शियम। जो तीसरा खनिज आ जाता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम को किससे लिखा जाता है, तो कैल्शियम को लिखा जाता है C से। कैल्शियम को किससे लिखा जाता है, Ca से। Ca से इसको लिखा जाता है, अर्थात ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। कैल्शियम का कार्य क्या होता है अपने शरीर में, तो कैल्शियम है वो दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है। दांतों और किसको मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है, या फिर इनके निर्माण में योगदान देता है। देखो, दांतों और हड्डियों को मजबूत करने वाला एक विटामिन भी था और उस विटामिन का नाम है विटामिन डी।
तो विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी काम में आता है, वो दांतों और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। कैल्शियम अपनी बॉडी को कहां से मिलेगा, अर्थात कैल्शियम के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो कैल्शियम है वो काफी मात्रा में किसमें पाया जाता है, दूध में, यानी कि दूध है वो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडे ये भी है, हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडे ये भी किसके स्रोत है, तो ये भी कैल्शियम के स्रोत है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो कमी होने पर अपनी हड्डियां और जो दांत है, कैल्शियम की बॉडी में कमी होने पर हड्डियां व दांत कैसे हो जाएंगे, भंगुर प्रकृति के हो जाएंगे। भंगुर का मतलब होता है टूटने वाले हो जाएंगे। दूसरा, कैल्शियम के साथ मिलकर एक काम और करता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है फास्फोरस। तो चौथा कौन सा आ जाता है, चौथा आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर ही काम करता है। फास्फोरस शरीर का कार्य होता है दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना। फास्फोरस का कार्य क्या है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना, और इसका स्रोत भी क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडे, ये फास्फोरस और कैल्शियम के स्रोत भी है। फास्फोरस की कमी होने पर भी क्या होगा, हड्डियां और दांत है वो कमजोर हो जाएंगे, भंगुर प्रकृति के हो जाएंगे। फास्फोरस के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, फास्फोरस अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील है, और ये जल से तो क्रिया नहीं करता लेकिन वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। फास्फोरस वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसीलिए फास्फोरस है इसको किसमें रखा जाता है, जल में सुरक्षित रखा जाता है। फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, जल में। फास्फोरस एक ऐसी अधातु है जो बहुत ही अधिक क्रियाशील है, ज्वलनशील है, वायु से क्रिया कर आग पकड़ लेती है लेकिन जल से क्रिया नहीं करती, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, जल में सुरक्षित रखा जाता है। अब अगला जो 5th नंबर आ जाता है, 5वें नंबर जो खनिज आ जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आ जाता है लोहा। यानी कि अपने बॉडी में है वो लोहा भी पाया जाता है। लोहा या फिर इसे क्या कहा जाता है, आयरन भी कहा जाता है। किससे लिखा जाता है, लोहे या आयरन को किससे लिखा जाता है, Fe से लिखा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, लोहे का कार्य क्या होता है, तो लोहा अपने शरीर की रक्त में पाया जाता है। अब रक्त में कहाँ पाया जाता है, रक्त की आरबीसी, रक्त की जो आरबीसी है, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, रक्त में कुछ कणिकाएं पाई जाती है जिनको हम आरबीसी कहते हैं। 3 प्रकार की कणिकाएं हैं, एक तो है आरबीसी, दूसरी आ जाती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रक्त में कणिकाएं पाई जाती है, और इन कणिकाओं में से जो आरबीसी है, इस आरबीसी के निर्माण में लोहा या आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी के निर्माण में कैसे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन वर्णक, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी है उसमें कौन सा वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन। इसी वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, लोहा। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर के अलग अलग भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, आयरन या लोहे से होता है। अगर अपनी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी हो जाए, तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। अगर शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो उसमें रक्त की कमी हो जाती है, और रक्त की कमी वाले रोग को क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है रक्ता अल्पता। तो शरीर में लोहे की कमी होने पर एनीमिया या रक्ता अल्पता अर्थात रक्त की कमी हो जाती है, ये बीमारी हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर में रक्त की कमी है, तो वो किसका सेवन करना शुरू कर सकता है, लोहे का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे खीले खाने शुरू कर दे लोहे के, इसका मतलब है कि हमें ऐसा भोजन करना है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो लोहे के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो लोहे का स्रोत हो जाएगा
पालक। लोहे का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है पालक। पालक के अलावा लोहा किसमें पाया जाता है? सेब में भी पाया जाता है, बैंगन में भी पाया जाता है, और हरी सब्जियां। और हरी सब्जियों के बाद देखो, हरी सब्जियां, ये बैंगन भी हरी सब्जी है, लेकिन इसको अलग इसलिए लिखा है कि इसमें थोड़ा लोहा ज्यादा पाया जाता है। हरी सब्जियों के बाद डैश डैश लगा दिया, यानी कि हरी सब्जियां दूध, मांस, मछली, अंडे, इसमें भी क्या पाया जाता है? लोहा। लोहे का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछ लिया जाए तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? पालक। सर्वाधिक मात्रा में लोहा किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। लोहे के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है आयोडीन, यानी कि अगला जो खनिज आ जाता है वो अगला खनिज है आयोडीन। और आयोडीन को हम किससे दर्शाते हैं? तो आयोडीन को दर्शाया जाता है आई से। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन का कार्य इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो आयोडीन का कार्य क्या है? आयोडीन शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायरोक्सिन ग्रंथि। थायरोक्सिन ग्रंथि, सॉरी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है। उस ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि जिससे हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। और इसी थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने का कार्य है वो कौन करता है? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि है ये गले में स्थित होती है, जस्ट अपने यहाँ पर पाई जाती है। ये थायराइड ग्रंथि है और इससे हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, जो कि इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए हेल्प कौन करता है? आयोडीन। अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कब होगी? जब शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? आयोडीन की। आयोडीन की कमी होगी तो शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन की। और जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी और एक बीमारी हो जाएगी, और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? गलगंट, या फिर उसे क्या कहा जाता है? गलगंट या घेंगा, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है गॉइटर रोग। गलगंट या घेंगा, या फिर इसे कौन सा रोग कहा जाता है? गॉइटर रोग कहा जाता है। तो गॉइटर रोग हो जाता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अब इस बीमारी का इलाज क्या है? तो देसी इलाज तो अपने करते ही हैं। गांव वगैरह में चले जाते हैं तो एक लाइन कहते हैं कि साहब गोदारा गहलो तो मंगड़िया भाई लूण पानी गड़े जो गड़गंटा गल जाए, यानी कि गड़गंटे का ये देसी इलाज है। देसी इलाज क्या है? नमक के साथ पानी, और इसके क्या करने होते हैं? गरारे करने होते हैं। अब देखो, नमक है, ये नमक किसका स्रोत होता है? तो नमक है वो स्रोत होता है आयोडीन का। कहा जाता है कि आपको हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही लेना चाहिए। तो नमक किसका स्रोत होता है? आयोडीन का। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंट या घेंगा रोग होता है। अब अगर नमक और पानी के आप गरारे करोगे तो आपके आयोडीन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे अगर नॉर्मल गलगंट रोग हो रखा है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर नॉर्मल के अलावा थोड़ा ज्यादा गलगंट रोग हो रखा है तो वो फिर इस नमक और पानी के गरारे करने से ठीक नहीं होगा। तो आयोडीन की कमी से गलगंट या घेंगा रोग होता है। और आयोडीन का स्रोत क्या हो जाएगा? तो आयोडीन का स्रोत होता है नमक। नमक के अलावा हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, ये आयोडीन के भी स्रोत है। तो ये आपके हो गया खनिज और खनिज कुपोषण। प्रोटीन और प्रोटीन कुपोषण, फिर खनिज व खनिज कुपोषण।